Hello dear students, this is प्रवीण कुमार झा. वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ राइट वे. इनकम स्पेंडिंग की आज आपकी है क्लास नंबर 2. पिछली क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया था कि मैं कौन सा यूनिट स्टार्ट किया है मैंने क्लास में. अब तो बहुत बातें ऐसी है जो मैं खुद नहीं बोलूँगा, आपसे पूछूंगा. कौन सा यूनिट है ये? थर्ड यूनिट. कितने मार्क्स के आते हैं? 35 मार्क्स के. सबसे बड़ा यूनिट है. आगे की इन्वेस्टमेंट भी है. ये सब बातें हो चुकी है, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा. बस मैं देखना चाहता हूँ पहले कौन कौन से बच्चे आज मेरे क्लास में हैं. राइट. कंचन पिछली क्लास में थी आप? नो सर, फर्स्ट क्लास. तो आपको आज मैंने लेक्चर्स अपलोड कर दिए यूट्यूब पे वहाँ से बैकअप भी ले सकती हैं. अवधि, गार्गी, हसन, कंचन, मानवी, नंदनी, रिधिमा एंड शिशांक, इन्होंने आज मुझसे इंक्वायरी करी है. आज ये क्लास में है. तरुणा एंड वीवो 1904. क्या नाम आपका? माइक ऑन कीजिए प्लीज़. वीवो 1904. माइक ऑन कीजिए. आवाज़ मेरे पास नहीं आ रही है. ठीक है बच्चे, तो आइए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. लिखिए क्लास नंबर 2. थोड़ा सा क्लास नंबर वन को रिकैप करेंगे, फिर क्लास नंबर 2 पे जाएंगे. जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस करेगा खुद ब खुद एफिशिएंसी क्लास की बढ़ती चली जाएगी. स्टार्टिंग में 1 2 3 क्लासेस एफिशिएंसी थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि बच्चे भी नहीं होते हैं, सबसे इंट्रोडक्शन भी लेना होता है. क्लास नंबर 2. राइट जी. क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 1 में जो पढ़ाया था, थोड़ा सा माइक ऑन रखिएगा आप लोग. आपसे थोड़ा बात करेंगे हम, क्योंकि मैं ये नहीं मानता हूँ कि आप घर में जाके फिर पढ़ेंगे फिर तैयार करेंगे. ज़्यादातर बातें क्या होनी चाहिए, क्लास के अंदर तैयार होनी चाहिए. चलिए, क्लास नंबर 1 में मैंने स्टार्ट करी थी. मैंने कहा था ये नेचुरल साइंस नहीं है, मैन मेड है. इसमें बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं, थ्योरीज होते हैं, और ये टाइम टू टाइम इवॉल्व करते हैं और चेंज होते हैं. 1930 के ग्रेट डिप्रेशन की कहानी स्टार्ट करी थी. 1930 से पहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स चलते थे, और क्लासिकल इकोनॉमिक्स को क्लासिकल इकोनॉमिक्स किसने कहा बताइए आप? किसने नाम दिया? केन्स ने. और क्लासिकल इकोनॉमिक्स के भी 2 पार्ट थे. कौन कौन से? 1920 से पहले वाले को क्या कहा गया? नियो क्लासिकल. और 1920 से पहले वाले को कहा गया क्लासिकल. और 1920 से 1936 के इन बिटवीन को क्या कहा गया? नियो क्लासिकल. 1920 से पहले क्लासिकल और 1920 एंड 36 के बीच में नियो क्लासिकल. कुछ नाम भी लिखा रखे थे मैंने आपको, कोई बात नहीं. लेकिन जो ग्रेट डिप्रेशन था उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाए क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने, तो कीन्स ने बहुत सारे थ्योरीज दिए. उनको किनेशियन इकोनॉमिक्स या किनेशियन मॉडल कहा गया, जो शॉर्ट रन मॉडल था. राइट जी, ये कहानी थी. हाँ, 1776 का मैंने इसलिए यहाँ पर डिस्कशन किया था कि उस वक्त एडम स्मिथ अमेरिका के थे, यूएसए के थे. उन्होंने ही क्लासिकल इकोनॉमिक्स से पहले इकोनॉमिक्स उन्हीं को माना जाता है. ठीक है. राइट जी. हालांकि आप हमसे पूछ सकते थे सर क्या 1776 से पहले क्या कोई इकोनॉमिक्स की फिलॉसफी नहीं थी? बता सकते हो कोई थी क्या? 1776 से पहले क्या कोई फिलॉसफी थी? किसी को पता है कुछ? 1776 से पहले भी कुछ फिलॉसफी थी, और वो फिलॉसफी इतना खतरनाक था कि मैं आज डिस्कस करूंगा उसके बारे में. चिंता मत करो, बहुत ही खतरनाक था. क्लासिकल इकोनॉमिक्स को एक तरह से हम कहें तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया हमारी इंटरनेशनल सोसाइटी के लिए, ह्यूमन रेसेस के लिए. बहुत बड़ा काम किया क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने. कैसे किया बताऊंगा. राइट जी. तो फिर बाद में हमने क्या किया, पूरा फोकस किया किस पे? क्लासिकल इकोनॉमिक्स एंड किनेशियन थ्योरी के बीच में डिफरेंसेस पे. क्लासिकल ने पहली बात क्या कही कि रियल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट. रियल फैक्टर्स किसको कहते हैं? जो विजिबल होता है, जो क्वांटिफाइबल होता है, जिसको यूनिट में हम मेजर कर सकते हैं. जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, इनपुट फैक्टर प्रोडक्शंस होते हैं. कुछ भी आप कंज्यूम करते हैं, कोई भी सर्विसेज आप अवेल करते हैं, सारे रियल फैक्टर्स है. पिछले क्लास में बात हो चुकी है. मैंने क्या कहा था? कोल्ड ड्रिंक क्या रियल फैक्टर्स, राइस क्या रियल फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब क्या रियल फैक्टर्स है. और रियल फैक्टर्स को खरीदने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं वो मनी होता है, और मनी को क्या बोलते हैं हम? नॉमिनल फैक्टर्स.
नॉमिनल फैक्टर्स दिया हुआ उसको प्राइस से डिवाइड कर देंगे, रियल फैक्टर्स निकाल सकते हैं, इसके बारे में आगे भी बात होगी। राइट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑल्सो रियल, पिछले क्लास की बात है इसलिए जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। गोल्ड कॉइन क्या है, रियल या नॉमिनल, बताइए। गोल्ड कॉइन क्या है, गोल्ड कॉइन क्या है? कुछ बच्चे को तो माइक ऑन रखना पड़ेगा। गोल्ड कॉइन रियल फैक्टर्स है क्योंकि गवर्नमेंट इसकी वैल्यू को राइट ऑफ नहीं कर सकता। कर सकता क्या, बताओ? गोल्ड कॉइन की वैल्यू को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मनी, जो रुपीज आपके पॉकेट में है, उसकी वैल्यू गवर्नमेंट कभी भी खत्म कर सकती है। अभी वो लीगल टेंडर मनी है, जब चाहे गवर्नमेंट उसको विदड्रॉ कर सकती है। इतना आसान नहीं होता है, लेकिन एक बार हो चुका है 2016 में हिंदुस्तान में। राइट जी, ऐसा हो चुका है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आरबीआई की कोई जरूरत नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं है। बस इतनी जरूरत है कि मनी छाप दो ताकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता रहे। पॉलिसी की जरूरत नहीं है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहता है गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे, सोसाइटी अपने आप, इकोनॉमिक्स अपने आप चलता है, डिमांड एंड सप्लाई अपने आप मीट करता है। राइट, गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना ही है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। और क्लासिकल इकोनॉमिक्स को क्या माना गया, सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। कभी मैं पूछूं आपसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स इज सप्लाई साइड और डिमांड साइड, तो क्या कहोगे आप? कम ऑन जल्दी बताओ। सप्लाई साइड। देखो एक चीज बताओ, अभी मैं आपको ना थोड़ा छोटा बच्चा मानता हूं, क्योंकि अभी आप जस्ट कॉलेज में गए, आपका 1 साल भी नहीं हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा बच्चों से पढ़ा रहा हूँ। स्पून फीडिंग बोलते हैं इसको, थोड़ा सा रिवाइज करवा करवा के, याद करवा के। लेकिन जैसे आप सेकंड से थर्ड में जाएंगे, हमारा स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा, फोर्थ में और भी चेंज हो जाएगा, फिफ्थ सिक्स में तो मत पूछो क्या हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा स्टैंडर्ड को, मतलब थोड़ा एवरेज तरीके से स्लो मोशन में रिवाइज करते हुए, आराम से इंजॉय करते हुए पढ़ाना होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, एकदम से आप इतना जल्दी बातें समझ नहीं पाएंगे। बताइए, क्लासिकल इकोनॉमिक्स लॉन्ग रन इकोनॉमिक्स है, शॉर्ट रन है? लॉन्ग रन है। सारे बच्चे जो क्लास में पहली बार आज क्लास में, उसको भी सुनना चाहिए। क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या है, लॉन्ग रन है। बताइए क्लासिकल क्या मान के चलता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल या नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब इसका क्या मतलब है, यही बात मुझे आज की क्लास में करना है। राइट सर, यहीं से स्टार्ट करना है। अब यहां से क्लास स्टार्ट हो रही है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। देखिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहता है, मैं इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं क्लास आज की। और बच्चे एक बात और बता दूं यहाँ पे कि आपके लिए पीडीएफ्स भी रहेगा, जो पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। ये थ्योरी के पीडीएफ्स हैं, न्यूमेरिकल्स के भी होंगे और उसके सारे सॉल्यूशंस भी होंगे, और ये बहुत काम का चीज़ है, बहुत ही काम का चीज़ है। तो ये आप तक पहुँच जाएंगे। अगर जिसने ज्वाइन कर रखा है वो मुझे जीमेल अपना भेजेंगे, उसको इसका लिंक भेज देंगे आपको। राइट बच्चे, आइए जी। तो क्या कहानी है कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल्स। ये 6th पॉइंट से आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं, पिछली क्लास को रिवाइज कर दिया। ये क्या कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहता है कि हमारे पास जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस कौन कौन से होते हैं बच्चे बताओ? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। के से भी दिखा सकते हैं आप, एंड एंटरप्रेन्योरशिप, LLKE। ये कहता है कि जितने भी हमारे पास ये फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे क्या हैं, फुली यूटिलाइज्ड हैं। ये फुली यूटिलाइज्ड। ऐसा क्यों क्या कह रहा है ये? ऐसा इसलिए कह रहा है कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप फुली यूटिलाइज्ड है, फुली यूटिलाइज्ड है। ऐसा ये क्यों कह पा रहा है? क्योंकि ये लॉन्ग रन इकोनॉमिक्स है। लॉन्ग रन में ये पॉसिबल है कि हमारे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो सारे क्या हो बताओ, फुली यूटिलाइज्ड हो। अगर ये फुली यूटिलाइज्ड हैं तो जो मेरे पास आउटपुट होगा वो क्या होगा, आउटपुट मैक्सिमम होगा। बहुत सही कहा आपने, आउटपुट मैक्सिमम होगा। इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ
आप भी लिखो कहीं कहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, दिस इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, मानते हो? राइट सर। इसका इसका मतलब है कि एक यहाँ पे आउटपुट होगा जिसको हम वाई स्टार दिखा सकते हैं यहाँ पे, और ये आउटपुट क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट है। आउटपुट को इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, अब नहीं बढ़ा सकते, पक्की बात है। तो ये आउटपुट का, ये हमारा लाइन हो गया आउटपुट का, दिस इज कॉल्ड व्हाट? लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये, फटाफट ड्रॉ करो इसको। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, लॉन्ग रन में जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा वैसे ही होगा, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। क्या इसको ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं? इसको डिराइव नहीं करना पड़ता? यस, इसका डेरिवेशन होगा कहाँ पे पता है? इसका डेरिवेशन होगा सेम 3 में, यहां पे आपको डेरिवेशन नहीं करना है। सेंस क्या है कि हमारी आउटपुट अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती, यहां पे हम रखते हैं प्राइस, आउटपुट हमारी इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती, तो प्राइस लेवल कुछ भी हो जाए हमारी आउटपुट यही रहेगी। अब अगर मान लो मैं एक डिमांड कर्व ड्रॉ करता हूं, देखा डिमांड का भैया, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आपने क्या देखा? ये प्राइस है, ये प्राइस डिसाइड हुआ, ये P1। अगर मार्केट में डिमांड कर्व अगर बढ़ जाए, मान लो यहां से यहां चला गया, तो बताओ क्या होगा? मार्केट में डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा? प्राइस ही बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? देखो ऐसा समझो, हालांकि ये इतना डिटेल अभी जाना नहीं चाहिए था, लेकिन थोड़ा समझ लो, इंटरेस्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि रातों रात प्राइस बढ़ जाता है, पहले इसी प्राइस पे क्या होगा? इसी प्राइस पे पहले क्या होगा? डिमांड होगा, और वो डिमांड क्या हो गया? जितनी हमारी आउटपुट थी, ये मान लो क्या, मान लो Y1, जितनी हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आउटपुट है, उस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज़्यादा की क्या हो गई है? डिमांड हो गई है। हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, लेकिन क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं हम? बताइए। मैं कह रहा हूं कि ये चीज़ एग्जाम में नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो चीज़ एग्जाम में नहीं आता वो भी पढ़ना पड़ता है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। तो क्या कहानी है कि ये जो हमारा रेंज है यहाँ से यहाँ तक, ये आउटपुट मुझे चाहिए क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो गई है, लेकिन हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस तो फुली यूटिलाइज्ड हो चुके हैं ना, हो गए ना? बताओ। तो क्या हमारे लिए आउटपुट को बढ़ाना आसान है? हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ा सकते हैं एक रास्ता, बताओ क्या रास्ता हो सकता है? कैसे बढ़ा सकते हैं? वी कैन इंक्रीज द आउटपुट, हाउ कम? कैसे कर सकते हैं? वो सब कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसको ओवर यूटिलाइज करना पड़ेगा, ओवर टाइम काम करना पड़ेगा, खासकर किसको? लेबर को। लेबर को ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। अगर ये ओवर टाइम काम करेगा तो ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा देगा, लेकिन इसके ओवर टाइम काम करने से क्या होगा? अगर किसी भी फैक्टर्स को अगर आप ओवर यूज करते हो तो उसकी डिमांड बढ़ती है ना, फैक्टर्स की डिमांड। फैक्टर डिमांड मतलब क्या? डिमांड ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल। अरे भाई, आपको वर्कर चाहिए ज्यादा काम करने के लिए, आपको और कमरे चाहिए, और जगह चाहिए, और पैसे चाहिए। तो अगर ऐसा करोगे तो लैंड की कॉस्ट क्या होती है? रेंट होती है ना। लेबर की क्या होती है? वेज होती है। कैपिटल क्या होती है? इंटरेस्ट होती है। एंटरप्रेन्योरशिप की प्रॉफिट होती है। तो रेंट बढ़ जाएगा, वेज बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, सारे फैक्टर्स बढ़ जाएंगे। तो उससे क्या होगा फिर? अगर सारे फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाएंगे, तो अगर कॉस्ट बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली बिजनेसमैन कॉस्ट कहां से रिकवर करता है? प्राइस से तो करता है। कॉस्ट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कर्व में फिर क्या होगी? मूवमेंट होगी ना। प्राइस के बढ़ने से डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है। एक बार तो डिमांड कर्व शिफ्ट कर गया, डिमांड बड़ी शिफ्ट कर गया, लेकिन जब प्राइस धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करेगा, प्राइस क्यों ग्रो करेगा? कॉस्ट के ग्रो करने से। देखो, इनपुट फैक्टर्स का डिमांड बढ़ गया, उससे क्या हुई? उसकी कॉस्ट बढ़ गई, फिर क्या हुई? प्राइस बढ़ गई।
प्राइस बढ़ गई तो फिर डिमांड कर्व में क्या होगी, मूवमेंट होगी ना, बोलो ना, मूवमेंट इन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व में मूवमेंट होगी। और जब डिमांड कर्व में मूवमेंट होगी तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होता है, धीरे धीरे अल्टीमेटली यहां पहुंच जाएगा। इस तरह से ट्रांजिशन होगा ये। अब एक चीज आपको बताना पड़ेगा, आपको कसम आप झूठ नहीं बोल सकते, बताइए, ये ग्रीन जो दिख रहा है आपको यहां से यहां तक बिल्कुल अचानक से एकदम इतनी डिमांड बढ़ जाना, ये शॉर्ट रन में हुआ कि लॉन्ग रन में हुआ, शॉर्ट रन में हुआ। लेकिन ये जो मूवमेंट हुआ ग्रेजुअली, ये ग्रेजुअली मूवमेंट किस में हुआ, लॉन्ग रन में हुआ। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो शॉर्ट रन की बात ही नहीं करता, वो किसकी बात करता है, लॉन्ग रन की। वो कहता भाई साहब लॉन्ग रन में क्या होगा, अगर डिमांड इंक्रीज करेगा तो हमारी आउटपुट नहीं बढ़ेगी, सिर्फ क्या होगा, प्राइस P1 से P2 चला जाएगा। अब बताइए आपको क्या लगता है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उसने कुछ जंप नहीं मार दिया, कुछ बातों को छोड़कर सीधे जंप नहीं मार लिया। ये जो डिमांड यहां से यहां तक बढ़ी थी, क्या इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, क्या ये शॉर्ट टर्म में मार्केट को अफेक्ट नहीं करेगा, यस या नो, करेगा। लेकिन इस ग्रीन लाइन, इस ग्रीन बेल्ट पे किसकी नजर गई सबसे पहले, हमारी गई नहीं गई, आपकी गई नहीं गई, किसकी गई, कीन्स की नजर गई। सबके पास नजर कहां होती है, कीन्स की नजर गई। तो कीन्स ने यही सब कमजोरी देखा इसका कि भाई साहब ये क्या बात कर रहे हो तुम, सीधे जंप कर गए लॉन्ग रन में यहाँ पे, भाई शॉर्ट रन में जो हो रहा है उसका क्या होगा, क्या शॉर्ट रन की इंपॉर्टेंस नहीं है, भाई जिंदगी चलती ही शॉर्ट रन में है, क्यों जी, हाँ, आज जो हम जी रहे हैं, कल आज जो आप जी रहे हैं वही शॉर्ट रन है और वही हमारी इंपॉर्टेंस हमारे लिए, राइट। तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे क्लासिकल के जिसको कि कीनेशियन थ्योरी में देखा गया, उसको एड्रेस किया गया। लेकिन अगर मैं क्लासिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, भी कीनेशियन को साइड कर दूं, तो क्या देखा आपने, हमारी आउटपुट मैक्सिमम यहां पे थी और जब डिमांड बढ़ा तो अल्टीमेटली क्या हुआ, प्राइस बढ़ा। अगर डिमांड यहां शिफ्ट कर जाए तो क्या होगा, शिफ्ट कर जाओ, क्या होगा, सिर्फ प्राइस ही बढ़ेगी, प्राइस विल इंक्रीज P3, P1 से P2 हो जाएगा, P2 से P3 हो जाएगा। लेकिन हुआ ये ग्रेजुअली, लेकिन ग्रेजुअल बात को छोड़ दो, भी क्लासिकल ग्रेजुअल बात नहीं करता, क्लासिकल कहता कि एंड रिजल्ट क्या हुआ, एंड रिजल्ट में हमारी आउटपुट यही की रही है, यही रह गई, कुछ चेंज नहीं हुआ। डायग्राम बना लीजिए आप लोग, जल्दी बना लीजिए डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आपको ये सब चीज, छोटे छोटे नोट बना के भी लिख सकते हैं कहीं। यस पूछिए, देखो शॉर्ट रन का मतलब क्या होता, आज आज पता है आपको, आज मार्केट में मैं न्यूज सुन रहा था कल, नींबू की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई, देखा सुना है क्या, लेमन की प्राइस सुना है, हाँ सुना नहीं होगा आपने, मैं लेमन ज्यादा खाता हूँ इसलिए मुझे पता होता है। लेमन पहले 30-40 रुपए में मिल जाते थे, लगभग आधा किलो या पता नहीं 300-400 ग्राम, अब वो हो गया 200-300 रुपए किलो हो गया, अचानक से दाम बढ़ गया, तो डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो गया। लेकिन फिर क्या लगता है आपको कि ये हमेशा ऐसा रहेगा, लॉन्ग रन में धीरे धीरे लेमन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से, वहां से लेमन आता है, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप डिमांड सप्लाई मिसमैच होने लगेगा। तो शॉर्ट रन में मार्केट में फ्लक्चुएशंस तो होते ही है, शॉर्ट रन में फ्लक्चुएशंस होते ही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कोई एज्यूम किया, ये होते हैं शॉर्ट रन में। लेकिन लॉन्ग रन में क्या मामला क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। और पूछो कुछ, बिल्कुल बिल्कुल, LRAS का शेप वर्टिकली होगा, क्योंकि यहां पे मैं किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं उसको, प्राइस के साथ। क्या LRAS प्राइस के साथ फंक्शन में है, क्या प्राइस पे डिपेंड करता है वो, मैथमेटिकल टर्म्स में कहूं तो प्राइस पे डिपेंड नहीं करता है, प्राइस कुछ भी हो जाए वो फिक्स है, देख लिया, प्राइस कहीं पहुंच जाए, कितना भी शूट अप हो जाए वो फिक्स है। इसका मतलब प्राइस के बढ़ने से और घटने से, हाँ राइट, अगर कोई बच्चा कैमरा ऑन करना चाहता है तो कर सकते हो, मैं एक अलग मेरे पास जोन है जहां पे आपको पुट कर दूंगा तो रिकॉर्ड में नहीं आएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये प्राइस का फंक्शन नहीं है, प्राइस कुछ भी हो जाए, P1 से P2, P2 से P3, लेकिन सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये वर्टिकल लाइन ही होगा यहाँ पे। अगर और भी डिटेल कहा जाए ना तो यहाँ सप्लाई कर्व क्या है, प्राइस के साथ वो इन इलास्टिक है, लेकिन इतना डिटेल नहीं जाऊंगा मैं, छोड़ो बात को, मान गए। अगर सेमेस्टर 1 के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन इलास्टिक है,
प्राइस में चेंज तो सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं शब्दों का, वर्ड का चयन कर रहा हूँ, सिलेक्शन कर रहा हूँ संभल के, क्योंकि बहुत बातें ऐसी होती है जो बच्चे ने सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ा होता, उनको समझ में नहीं आता। फिर बस याद रखिए कि यहाँ पे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होगा, वर्टिकल होगा, और क्लासिकल लॉन्ग रन सप्लाई कर्व तो हमेशा ऐसा ही होता है। और ये मानने की बात नहीं है, अभी आपको सेमेस्टर 2 में मानना पड़ेगा, लेकिन सेमेस्टर 3 में इस पर खूब जम के बात होगी। चलिए जी आगे बढ़े। राइट सर, क्या बात है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। आइए, जितनी बातें क्लासिकल ने करी है उसके उनके कुछ कुछ कमियां थी, जिस कमियां की वजह से 1930 में ग्लोबल रिसेशन हो गया। आप बता सकते हो, मैंने आपको पढ़ाया नहीं, बताओ कौन कौन सी ड्रॉबैक्स थी जिसकी वजह से रिसेशन हो गया। पहला ड्रॉबैक्स, मॉनेटरी पॉलिसी को उसने कहा कि तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी, इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। कहा कि फिस्कल पॉलिसी की जरूरत नहीं है। फिर इसने कहा कि हमारी सप्लाई जो है सो आउटपुट जो मैक्सिमम लेवल पे है, हमारी फैक्टर प्रोडक्शन फुल्ली यूटिलाइज्ड है, ऐसा एज्यूम कर लिया इसने। देखो कुछ साल तक तो 1776 से लेकर के 1930 तक तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने दुनिया में छाया रहा, मजा ला दिया पूरी दुनिया को, एंजॉय करता रहा। क्लासिकल इकोनॉमिक्स की इतनी डिमांड मत पूछो यार, क्या बात है, पूरी दुनिया बदल दिया उसने। लेकिन 1930 में क्या हुआ, उनके जो थ्योरीज थे उस पर डेंट पड़ा थोड़ा सा, और नई थ्योरीज आ गए। लेकिन फिर भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। इसलिए देता हूँ कि अगर मान लो मेरे फादर ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से स्टार्ट किया और बहुत लंबे समय तक बिजनेस चलाया, लेकिन उनके बिजनेस में अब कुछ ऐसी बातें हो रही है जो आज के ज़माने में फिजिबल नहीं है, और मैं उस बिजनेस को संभाल रहा हूँ और नई टेक्नोलॉजी, नए मेथड्स लगा रहा हूँ, बदलाव कर रहा हूँ, और बिजनेस एकदम ग्रो करने लगा है, तो क्या करूँ मैं बैठ के अपने फादर को भला बुरा कहूँ? सही बताओ। फादर तो फादर ही होता है, जिसने स्टार्ट किया ना, जिसने बिगिनिंग किया ना थॉट प्रोसेस को, उसकी इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं हो सकती है। मान गए जी? मान गए जी। अब वैसे भी मैं बताऊंगा आपको क्लासिकल ने कितना बड़ा काम आपके लिए किया है, बताऊंगा। चलो क्लासिकल ने कितना बड़ा काम किया मैं बता ही देता हूँ। जब क्लासिकल की बात चल रही है तो बता ही देता हूँ, उसके बाद मैं आगे चल के आराम से किसके बारे में बात करूंगा, किनेशियन के बारे में बात करूंगा। राइट जी, बताइए सर क्या बताना चाहते थे, सुन लो, तब किनेशियन बारे में जम के बात करूंगा। क्लासिकल से पहले कौन से इकोनॉमिक्स थे, बता सकते हो कौन सा था बिफोर क्लासिकल? एडम स्मिथ ने जब इकोनॉमिक्स का थ्योरी दिया, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का, उससे पहले क्या था, मतलब 1776 से पहले क्या था? क्या दुनिया इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं सोचती थी? सोचती थी। वैसे बताओ एक चीज, लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को जरूर कहते हैं, क्योंकि हम लोग सारे दुनिया वाले लोग क्या हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड पे ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एक्चुअली इंडियन है। बता सकते हो क्या नाम है उनका? बता सकते हो? उनको इंग्लिश में कौटिल्य कहा जाता है, और हिंदी में क्या कहा जाता है? चाणक्य। कितना दुर्भाग्य, कितना बैड लक है कि आप चाणक्य का नाम नहीं सुने। सुने क्या सुने? आर्यभट्ट तो मैथमेटिशियन थे। चाणक्य का नाम सुना आपने? मतलब 1000 साल, मतलब कई, मतलब 2000 साल पहले की अप्रोक्सीमेटली, मैंने इन द बिगिनिंग ऑफ द जो पीरियड शुरुआत हुआ था एडी का, मतलब जब से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, मतलब स्टार्टिंग नहीं, मतलब ये जो आपका ये 2000 चल रहा है ना, या स्टार्टिंग से, उस वक्त के आसपास में तक्षशिला में एक प्रोफेसर हुआ करते, जो तक्षशिला पाकिस्तान में टीचर हुआ करते थे वहाँ उस यूनिवर्सिटी में, चाणक्य। और वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। सिर्फ इकोनॉमिस्ट नहीं थे वो फॉरेन पॉलिसीज़ के भी बहुत माहिर इंसान थे। फॉरेन पॉलिसीज़ पे, इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत जानकार थे। आप नहीं जानते हैं क्योंकि आपको नहीं पढ़ाया गया, और ये सब चीज़ स्कूल लेवल पे पढ़ाई होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। इससे पहले जो इकोनॉमिस्ट थे बिफोर क्लासिकल 1776 से पहले, उसको उस थ्योरी को क्या बोलते थे हम लोग? मर्केंटाइलिज्म। सुना क्या आप लोगों ने? मर्केंटाइलिज्म। आपको एक छोटा सा होमवर्क और दिया, जो कि आपका आउट ऑफ द सिलेबस है, कि आप जाएंगे सर्च करेंगे किसके बारे में, किसके बारे में सर्च करेंगे? नहीं, मर्केंटाइलिज्म तो करेंगे चाणक्य के बारे में सर्च करेंगे।
कभी ऑफ टाइम में, कभी खाली टाइम में उसके बारे में समझेंगे, अगर मौका मिलेगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जरूरी नहीं कि अपना मेन टाइम जो पढ़ाई का उसको खर्च करना उस पर, लेकिन कभी ऑफ टाइम में सीखना चाहिए। और प्रोफेसर थे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के, बहुत सैकड़ों साल पहले, जान सकते हैं उनके बारे में, जानना चाहिए। धीरे धीरे जैसे ग्रो करेंगे आप जानना स्टार्ट कर देंगे। मर्केंटालिज्म, हाँ क्या कह रहा था मैं, बिफोर क्लासिकल क्या था, मर्केंटालिज्म। ये क्या होते थे, ये मर्केंटालिज्म में मर्चेंट से आया ये वर्ड। ये इसका क्या फिलॉसफी था कि वही कंट्री ज्यादा वेल्दी है जिसके पास ज्यादा मेटल्स है, राइट ना। ये क्या करते थे, वेल्थ एक्यूमुलेशन in the form of bullion और कॉस्टली मेटल्स। ये मर्केंटलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या था कि वही कंट्री ज्यादा वेल्दी है, ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा वेल्थ है उसके पास, जिसके पास ज्यादा बुलियंस है, ज्यादा, हिंदी में को तो हीरे जवाहरात है, डायमंड्स है, जिनके पास ज्यादा कॉस्टली मेटल्स है वही ज्यादा रिच है। ये फिलॉसफी था पहले का। बताओ ये अच्छी बात थी बुरी बात थी, मैं क्या जानता हूं आपको कि सर मुझे क्या पता अच्छी बात थी बुरी बात थी। ये थॉट प्रोसेस सही नहीं था, पूछो क्यों। अगर यही फिलॉसफी था तो हर कंट्री क्या चाहता था, अगर यही एक बेंचमार्क बन गया था कि जितना बुलियंस है, जितना आपके पास मेटल्स है, कॉस्टली मेटल्स है, उतना ज़्यादा रिच है, तो फिर जितने भी कंट्रीज थे वो क्या चाहते थे, खासकर पावरफुल कंट्रीज, बताओ क्या चाहते थे। जो भी पावरफुल कंट्रीज थे वो क्या करते थे, अपने आप को रिच बनाने के लिए, समझ रहे हो जी, वो क्या करते थे, ये बुलियंस एंड कॉस्टली मेटल्स एक्यूमुलेट करते थे। अब बताओ इसका एक्यूमुलेशन कैसे होगा, कैसे होगा, दो तरीके से होगा। इसको एक्यूमुलेट करने के लिए क्या करता था वो अपना एक्सपोर्ट ज्यादा करता था, एक्सपोर्ट ज्यादा, और इंपोर्ट कम। पूछो क्यों, बताओ पैसा किस में ज्यादा आता है, एक्सपोर्ट से कि इंपोर्ट में। अगर आप अपने कंट्री से सामान दूसरे कंट्री में भेजेंगे तो क्या आएगा, रिटर्न में कुछ आएगा ना। एक्सपोर्ट करते थे और रिटर्न में क्या लेते थे, रिटर्न में लेते थे मेटल्स एंड बुलियंस, और इंपोर्ट को डिस्करेज करते थे, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा उतना बुलियंस आएगा उसके पास, उतना मेटल्स आएगा। तो एक्सपोर्टिंग कंट्री का कॉन्सेप्ट हो गया था, इंपोर्ट बहुत पीछे चला गया था, कोई इंपोर्ट करना नहीं चाहता था। यहां तक तो ठीक है, यहां तक ज्यादा पंगा नहीं, चलो कोई बात नहीं, एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो बहुत सारे पावरफुल कंट्री थे उसके एक्सपोर्ट करने के लिए वो आपस में फाइट करने लगे। उसने बहुत सारे कंट्री को कॉलोनी बना लिया, गुलाम, कॉलोनी, मार्केट। इंडिया इज वन ऑफ देम, इंडिया भी था उसमें से एक, अफ्रीकन कंट्री पूरा, अमेरिकन कंट्री पूरा। और ये ज्यादातर पावरफुल कंट्री उस वक्त कौन थे, बताओ कौन थे, यूरोप, यूरोप, पूरा यूरोप, पूरा यूरोप मान लो आप, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, पुर्तगाल हो, स्पेन हो, सारे। हमारे यहाँ तो पोर्टुगल में कर रखा है अटैक, फ्रांसीसी ने कर रखा है, ब्रिटिशर्स ने कर रखा है, सबके हमारे कॉलोनी थे यहाँ पे। अब बताओ ये सारे लोग कॉलोनी क्यों बना रहे थे, ये दूसरे कंट्री को गुलाम क्यों कर रहे थे, बताओ क्या मकसद था इसका, मेटल्स के लिए। और वो क्या चाहता था, मार्केट्स बनाने के लिए, उसकी मार्केट बन जाएगी, वहां पे कोई और सामान नहीं बेच पाएगा और वहां से हमें बुलियन मिलेगा। इतना तक भी बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके बाद क्या करते थे वो कि हमारे कंट्री में जो बुलियंस या मेटल्स पहले से थे उसको सबको चोरी करके, डकैती करके ले गए। अभी भी एग्जाम्पल्स, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहां जाकर देखो, हमारे यहाँ बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस या टेम्पल्स में क्या होते थे ना, या और भी जो जैसे रेड फोर्ट है या सब बहुत जगह, या इस सब में क्या होते थे कि मेटल्स जड़े होते थे उसके दीवार में, वॉल्स में,
उन सबको उन्होंने स्नैच करके यहाँ से ले गए, नोच के ले गए सारे मेटल्स को। इवन कोहिनूर डायमंड सुना होगा आपने, वो भी इंडिया का था, वो लेके चला गया इंग्लैंड, बहुत कॉस्टली। सुना है कोहिनूर के बारे में? सुन रखा होगा। तो काफ़ी सारे मेटल्स लूट के चले गए। अब उसके चक्कर में उन्होंने क्या किया कि कॉलोनी बनाया पूरे दुनिया भर को, कितना तबाही मचा, कितने हजारों लाखों लोग मारे गए, भुखमरी के शिकार हुए। राइट जी। और उसने तो हमारे यहाँ का पता है, ब्रिटिशर से पहले हमारा कंट्री ना दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री था। हम अपने यहाँ से फाइनल गुड्स एक्सपोर्ट करते थे। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा इस चीज़, नहीं पढ़ा है क्या? लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे कंट्री को इंपोर्टिंग कंट्री बना दिया। हमारे यहाँ सिर्फ रॉ मटेरियल्स वो स्नैच करके ले जाते थे और वहां से गुड्स बना के हमारी कंट्री बेचते थे। ये सारा चीज जो हुआ, ये फाइट हुआ, ये लूट मार हुई, कई सारे लोग मारे गए, ये सब कुछ किस लिए हुआ? सब कुछ हुआ बुलियंस के लिए और कॉस्टली मेटल्स के लिए। और ये इकोनॉमिक्स क्या कहलाया? ये कहलाया मर्केंटालिज्म। कितना तबाही दुनिया की भी तुम सोच नहीं सकते हो। उस पूरे तबाही में एक इंसान पैदा हुआ जिसने उन सारे कंट्रीज के फिलॉसफी को चेंज किया कि भाई आप ये सोचते हो ना कि आपके पास ज़्यादा बुलियंस होंगे तब आप ज़्यादा रिच होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा लोगों को नौकरी होगी। ओह, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा और तब जाके आप ज़्यादा रिच हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया, बताओ किसने दिया ये कॉन्सेप्ट? नहीं, आई एम सॉरी माय गॉड, कीन्स नहीं, एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने। और ये कब की बात है? 1776 या उससे पहले की बात। एडम स्मिथ की फिलॉसफी यूरोपियन कंट्रीज या दुनिया के पावरफुल कंट्रीज को समझ में आने लगा, और जब उसको समझ में आया तो धीरे धीरे उसने क्या किया, फिर ये जो बुलियंस एंड मेटल्स की उसकी चाहत थी वो धीरे धीरे क्या हुई, कम होने लगी, और कंट्री दुनिया भर के क्या होने लगे, आज़ाद, फ्री होने लगे। और उस पैटर्न में सबसे पहले फ्री कौन हुआ? यूएसए, अमेरिका। तो ये मत समझना कि जो इंडिपेंडेंस बहुत सारे कंट्रीज को मिला है उसके पीछे सिर्फ वहां के लोगों का फ्रीडम फाइट है। फ्रीडम फाइटर्स की इंपॉर्टेंस तो थी, मैं मानता हूं 100% थी, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स के साथ साथ दुनिया में इकोनॉमिक थॉट के बदलते जो प्रोसेस थे, मतलब परसेप्शन था, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल के साथ कहता हूँ, बहुत सारे कंट्री इंडिया के साथ जो आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, बहुत सारे कंट्री, उस कंट्री में कोई फ्रीडम मूवमेंट थी भी नहीं। ध्यान सुना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भारत में या इंडिया में क्या कहा जाता है, फ्रीडम मूवमेंट थी, इतने सैकड़ों साल लड़े, कितने मरे, कितने ये किए, गांधी जी ने ये किए, तपस्या किए, भूख आंदोलन किए। मैं मानता हूँ सबकी इज्जत है, हमारे फोर फादर्स थे, हम इज्जत क्यों नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे कंट्री में फ्रीडम मूवमेंट्स नहीं थे, फिर भी वो अंग्रेजों ने उसको आज़ाद कर दिया। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि तब तक जो ब्रिटिशर्स थे उसकी पावर कम हो चुकी थी, उनके लिए वो कंट्री को चलाना ही मुश्किल हो गया था, उसको हैंडल करना ही मुश्किल हो गया था। जितना वो वहां से नोच पाते, वो लूट पाते, उससे ज़्यादा वहां खर्च होता था, उसको मेंटेन करना मुश्किल था। तो अल्टीमेटली क्या किया, वो भागा छोड़ करके। जैसी तुम्हारी हालत वैसी तुम्हारी हालत, भाग गया वहां छोड़ के। तो ये जो पावरफुल कंट्री होते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपके पावर के सामने सरेंडर करे, वो अपने परिस्थिति के सामने भी सरेंडर करते हैं। आज के जमाने में भी एक सरेंडर हुआ है यूएसए का, बता सकते हो कहां हुआ है? आज यूएसए कितना पावरफुल कंट्री है, कहां? आज यूएसए कितना पावरफुल कंट्री है, फिर भी यूएसए ने सरेंडर कर दिया, कहां बताओ? नहीं, रशिया से कहां उसकी फाइट चल रही है। आज यूएसए ने सरेंडर कर दिया अफगानिस्तान में। लास्ट 23 ईयर्स से वो अफगानिस्तान में उसकी आर्मी टिकी हुई थी, पूरा सारा देख रेख वहाँ कर रही थी। लेकिन लास्ट में जब उसको लगा कि हमारे रिसोर्सेज काफ़ी खर्च हो रहे हैं, हमारे पे काफ़ी बर्डन आ रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, अब हम यहाँ किसी कीमत पर लंबे समय तक नहीं रह सकते, रातों रात उन्होंने बोरिया बिस्तर समेटा, निकल गए वहाँ से। तुम्हें क्या लगता है वो 10-15 साल और वहाँ नहीं रह सकते? रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना फ़ायदा देखा कि मेरा फ़ायदा किस में, निकल लिए वहाँ से वो। राइट जी। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ होती है जहाँ पावरफुल कंट्री पीछे हट जाते हैं अगर परिस्थिति वैसी नहीं होती है तो। राइट जी। तो देखा आपने
ये मर्केंटलिज्म को खत्म करने के लिए या इस थॉट प्रोसेस को चेंज करने में किसका रोल है? क्लासिकल इकोनॉमिक्स का। और पहला स्टार्टिंग किससे हुआ? एडम स्मिथ से। और ये कब तक चलता रहा? 1930 तक। और तब तक पूरी दुनिया में किसका बोलबाला स्टार्ट हो गया? प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन का। और ये प्रोडक्शन की जो कहानी स्टार्ट हुई ना, तो प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए बताओ? तो ये रॉ मटेरियल्स इंडिया से ले आते थे ब्रिटिशर्स, और वहां से फिनिश गुड्स बना के हमारे यहाँ बेचते थे। तबाह कर दिया हमारे एक्सपोर्ट को। चलिए, तो मैं ये मानता हूं कि ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे सोसाइटी में, जो कंट्रीज के परसेप्शन थे, जो मर्केंटलिज्म का प्रॉब्लम था, उसको सॉर्ट आउट करने में। चलिए जी, अब मैं बिल्कुल आराम से, मर्केंटलिज्म की बात हो चुकी है, क्लासिकल की बात हो चुकी है, अब किसकी बात करने जा रहा हूँ? कीन्स की बात करने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया से। अरे सारे न्यूमेरिकल्स तो मैं ही कराऊंगा ना, मेरा काम है, तुम चिंता क्यों करते हो? आपका एग्जाम मेरे ख्याल से जुलाई एंड में होगा, अगस्त में होगा, तब तक तो सब कुछ हम करा देंगे, मतलब जून के लास्ट तक कोर्स कंप्लीट कर देंगे। राइट, आइए जी, अब आइए 1936 से बाद की कहानी देखते हैं, कीन्स ने क्या किया और क्या दिया। सबसे पहली कहानी है, कीन्स ने कहा कि रियल फैक्टर्स तो इंपॉर्टेंट है ही, रियल फैक्टर्स तो इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई तो मत नहीं है, लेकिन जिसको आप आउटराइट कर रहे हैं मॉनेटरी फैक्टर, वो भी इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी फैक्टर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक बात कही, और इसने कही कि मनी इज नॉट ओनली प्लेइंग द रोल ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी सिर्फ मीडियम एक्सचेंज का काम नहीं करता है, मनी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट भी करता है। ठीक है ना? मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत है, मॉनेटरी पॉलिसी इज रिक्वायर्ड। इसने कहा कि मनी मार्केट में डिमांड को भी क्रिएट करने में हेल्प करता है। अभी मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन जिस तरह से क्लासिकल ने कहा था कि मनी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ मीडियम एक्सचेंजेस ने कहा नहीं, मनी भी मार्केट में डिमांड को क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है ना? राइट, समझ गए बात को? और मॉनेटरी पॉलिसी की काफी रिक्वायरमेंट है। सेंट्रल बैंक चाहिए जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाए, मार्केट में मनी की सप्लाई को मेंटेन रखे। इतनी बातें अगर अभी कर लूंगा तो फिर मनी चैप्टर में क्या पढ़ाऊंगा भाई? एक चैप्टर सेपरेट है मनी, उस पर कम से कम 8-10 क्लासें लगेंगे, वहां पढ़ाऊंगा। बस इतनी बात समझ लो कि मनी का रोल डिसाइड कर दिया किसने? कीन्स ने। राइट, दूसरा क्या कहा? गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नीडेड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नीडेड। इज नीडेड, इसकी जरूरत है, मतलब फिस्कल पॉलिसी की जरूरत है। फिस्कल पॉलिसी इज रिक्वायर्ड। गवर्नमेंट की पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। इज रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड है? ये कह रहा है कि जब ग्रेट डिप्रेशन हो गया, मार्केट स्लो हो गया, बिल्कुल नीचे चला गया, बॉटम लाइन पे चला गया, डिमांड मार्केट में नहीं है, और इस वक्त गवर्नमेंट बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे, कुछ ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट को अपने पॉकेट से पैसे निकालने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को मार्केट में पैसे पंप करने पड़ेंगे, मार्केट में डिमांड क्रिएट करने पड़ेंगे। किसने कहा? बताओ किसने कहा? बोलो। केन्स ने कहा। केन्स ने कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं। पेंडेमिक जब 2020 में स्टार्ट हुआ था, मार्च के महीने में, तो हमारे इंडिया का इकोनॉमी 23% डाउन चला गया था। ये शॉर्ट रन इफेक्ट थे कि लॉन्ग रन इफेक्ट थे? कम ऑन जल्दी बताओ। शॉर्ट रन इफेक्ट थे। इसको तो रिकवर करना था, रिकवर करेगा, लेकिन लोगों की इनकम बहुत खराब हो गई थी। गवर्नमेंट ने क्या किया? 1,76,000 करोड़ का पैकेज दिया इकोनॉमी को। कई सारे लोगों को फ्री में खाना दिया, फ्री में वैक्सीन लगाया, खूब सारे पैसे मार्केट में पंप किया गवर्नमेंट ने। देखो इससे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? क्या हुआ? क्या कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट हुआ, क्या गवर्नमेंट क्या बोली? नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, जो होगा सो लॉन्ग रन में अपने आप हो जाएगा? कहा क्या ऐसा गवर्नमेंट ने? नहीं कहा। गवर्नमेंट ने इंटरप्ट किया मार्केट में, फिस्कल पॉलिसी लाया, मीटिंग हुई, कितने पैसे पंप हुए, कितने खर्चे हुए, और जो भी गवर्नमेंट ने पॉकेट से पैसा निकाला सब मार्केट में जा क्या किया? दोबारा से डिमांड को क्रिएट किया और मार्केट को पटरी पे बनाए रखा। तो फिस्कल पॉलिसी इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। बताओ सही है कि नहीं सही है? फिस्कल पॉलिसी चाहिए ना? चाहिए। अब ये कहता है सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। ये कहता है ऐसी बात नहीं है, इसको ये नहीं मानता है।
ये कहता सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, ये कहता नहीं डिमांड साइड इकोनॉमिक्स, डिमांड साइड इकोनॉमिक्स। मैं कह रहा हूं कि ये आप पिछली क्लास और इस आज की क्लास और आने वाले 2 क्लास और अगर ये सब क्लासेज पे आप ढंग से ध्यान देंगे ना, बढ़िया से प्रॉपर तरीके से, तो फिर ना हर अगले क्लास का आपको इंटरेस्ट रहेगा कि भाई अगले क्लास में क्या होने वाला है, देखते हैं कितना मजा आता है। लेकिन मजा तो तभी आएगा जब आप पढ़ना चाहेंगे, नहीं पढ़ना चाहिए तो कोई बात ही नहीं है। डिमांड साइड इकोनॉमिक्स क्या मतलब हुआ? क्लासिकल ने कहा था कि प्रोडक्शन करो प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन होगा तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा और डिमांड तो अपने आप हो जाएगा, डिमांड तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन कीन्स ने कहा ऐसा नहीं है, पहले आप डिमांड देखो मार्केट में, अगर किसी चीज की डिमांड है तो फिर उसका सप्लाई करो। मैं मैक्रो पढ़ा रहा हूं क्योंकि उसकी डिमांड है, मैंने माइक्रो की क्लास में लाइव नहीं आया क्योंकि उसकी डिमांड नहीं थी पूरा। हालांकि अगले सेमेस्टर से मैं आने वाला हूं, अगले सेमेस्टर से मैं उसमें भी लाइव आऊंगा, क्योंकि पेंडेमिक के बाद मुझे सारी ऑफलाइन क्लासेस को लाइव करना पड़ा, तो लाइव करने पे मैंने उसी क्लासेस को प्रायोरिटी दी जहां डिमांड था। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का जो माइक्रो है उसको भी मैं लाइव लेके आऊंगा नेक्स्ट सेमेस्टर से। एनीवे, तो बताइए डिमांड इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? डिमांड है ही नहीं, बताओ मैं अभी संस्कृत पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, कौन पढ़ेगा मेरे से? डिमांड है क्या संस्कृत की? नहीं डिमांड। मैं उर्दू पढ़ाने लगूं, कौन डिमांड है? थोड़े बहुत डिमांड होगा, ज़्यादा डिमांड तो नहीं होगा। मैथमेटिक्स की डिमांड होगी, मैं अपना एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। तो आप कोई भी बिजनेस करेंगे ना तो उसकी डिमांड पहले मार्केट में सर्च करेंगे कि डिमांड क्या है। जब डिमांड होगा तब जाके उस पर क्या करेंगे, आप पैसा लगाएंगे। डिमांड साइड इकोनॉमिक्स। इसने कहा लॉन्ग रन इकोनॉमिक्स, इसने क्या कहा बताओ? शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स, शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स। इसने कहा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसलिए कहा नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसने कहा भाई ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इकोनॉमी को शॉर्ट रन में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करवा पाए, पॉसिबल नहीं है। इसी पॉइंट को मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। ये पॉइंट को देखो, अब इसका डिमांड कब कैसा होगा, सॉरी सप्लाई कब कैसा होगा? देखो कीन्स का सप्लाई कर्व होगा, ये होगा सप्लाई कर्व, ये इसको क्या बोलेंगे? SRAS। और ये प्राइस है, प्राइस के ऊपर बार लगा दिया मतलब प्राइस फिक्स है। ये कीन्स का सप्लाई कर्व, ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व बोलते हैं इसको। और ये वर्टिकल लाइन क्या था? कम ऑन जल्दी बताओ क्या था? ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और ये क्या है? शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। क्या बात है जी? और देखो प्राइस फिक्स है। कीन्स ने कहा यहां पे आउटपुट है, कीन्स ने कहा कि शॉर्ट रन में लैंड, ये सारा चीज ना एक साथ मिक्सअप हो गया है, इसलिए मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इसके आगे नहीं जाऊंगा मैं। ये नोट्स में ये लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, यहीं तक रहूंगा, ठीक है? राइट। कीन्स ने कहा कि भाई ऐसा है कि शॉर्ट रन में जो हमारे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है, जो फैक्टर इनपुट्स है, उसको हम 100% हम एम्प्लॉयड कर ही नहीं सकते। सबको नौकरी मिल जाए ऐसा हो नहीं सकता, सारे लैंड यूटिलाइज हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ खाली रहेगा, सारे कैपिटल यूज हो जैसा भी नहीं हो सकता। तो जब अगर हमारे पास मान लो डिमांड है, ये देखो हमारी आउटपुट है Y1 और ये हमारी प्राइस है, अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाए, डिमांड इंक्रीज कर जाए, ये D1 से D2 हो जाए, तो जितनी डिमांड करनी है कर लो भाई, जितनी डिमांड करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछो क्यों? जितनी डिमांड करनी है कर लो, फर्क नहीं पड़ता। पूछो क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? लेबर खाली है, हमारे पास लैंड खाली है, कैपिटल खाली है, एंटरप्रेन्योरशिप खाली है, क्योंकि वो फुल एम्प्लॉयड है ही नहीं। शॉर्ट रन में फुल एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता। तो जब सारे फैक्टर्स हमारे खाली पड़े हुए हैं, लोगों को और नौकरियां चाहिए, जमीन खाली पड़ा हुआ है, वहां पे बिल्डिंग बनाओ, काम स्टार्ट कर दो, पैसे लोगों के पास स्पेयर पड़े हुए हैं, काम स्टार्ट कर दो। जब इनपुट फैक्टर्स हमारे पास स्पेयर बचा हुआ है, तो निश्चित रूप से अगर एक लेबर खाली बैठा हुआ है तो क्या अपना वेज बढ़ा देगा? वो बताओ, वेज बढ़ाएगा क्या? वो नो, वेज तो तभी बढ़ता है जब वो फुल एम्प्लॉयड होता। अगर वो खाली है तो वेज कैसे बढ़ेगा? एक तो नौकरी नहीं है और वेज बढ़ाएगा कैसे? बढ़ा देगा भाई।
वेज तभी बढ़ता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए, मार्केट में कोई लेबर मिले ही ना, ढूंढते रह जाओ लेबर ना मिले। तो इसलिए जब आपकी ये सब अनएम्प्लॉयड है तो कॉस्ट बढ़ेगी नहीं, कॉस्ट नहीं इंक्रीज करेगी, कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, तो इसका मतलब प्राइस भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो शॉर्ट रन में प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट। शॉर्ट रन में प्राइस में चेंज नहीं होगा क्योंकि फैक्टर इनपुट्स में चेंज नहीं हो रहा है, तो शॉर्ट रन में कॉस्ट में चेंज नहीं होगा। अगर प्राइस में कॉस्ट में चेंज नहीं हुआ तो प्राइस में चेंज नहीं हुआ। जितनी डिमांड करनी है कर लो, हम आउटपुट हमारा रेडी है, जितना चाहोगे Y1 से Y2, Y2 से Y3 हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। किसने कहा ये बात, बताओ किसने कहा, कीन्स ने कहा। लेकिन कीन्स ने एक बात और भी कही, कीन्स ने कहा भाई साहब ये तो हमारा शॉर्ट रन है ही है, लेकिन मैं मानता हूं कि एक समय के बाद क्या आएगा, शॉर्ट रन खत्म हो जाएगा और लॉन्ग रन आएगा, ऐसा होगा। और उस केस में ये क्या कहलाएगा, LRAS, एक टाइम के बाद। क्योंकि जब डिमांड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो एक टाइम ऐसा है डिमांड यहाँ आएगा, इसके बाद डिमांड बढ़ेगा अगर, तो फिर क्या बढ़ना स्टार्ट हुआ, देखो क्या बढ़ने लगा, क्या बात है जी, मजा आ गया, मजा आ गया बिल्कुल। और जब प्राइस शूटअप करने लगा, बढ़ने लगा, इंक्रीज करने लगा, तो ये कौन सी इकोनॉमिक्स हो गई फिर, लॉन्ग रन। तो क्या किनेशियन ने लॉन्ग रन को छोड़ दिया, क्या उसको गलत साबित कर दिया, गलत प्रूव किया, नहीं, उसने गलत नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन अपने पीरियड पे है और मैं जो बात कर रहा हूँ शॉर्ट रन में कर रहा हूँ। एक्चुअली किनेशियन सप्लाई कर्व तो यहीं तक है, लेकिन जब बाद में इकोनॉमिक्स ने दोनों को देखा तो दोनों का पीरियड अलग अलग देख के दोनों को साथ कर दिया, कहा भाई शॉर्ट रन की कहानी तो ये है और लॉन्ग रन की कहानी है। शॉर्ट रन में तो प्राइस नहीं बढ़ेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा, प्राइस इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए जी डायग्राम बनाइए, जल्दी जल्दी से डायग्राम बनाइए, पूछिए। मुझे खुद बताओ, चलो अभी इस शॉर्ट रन की बात करता हूं, क्या हिंदुस्तान में सबको नौकरी लग गई है? क्या हिंदुस्तान के सारे जमीन लैंड यूटिलाइज हो गए? जिनके जिनके पास पैसे पड़े हुए क्या सबने बिजनेस में लगा दिया? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ फुली यूटिलाइज हो जाए, हो ही नहीं सकता है। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, आपने बहुत सही सवाल पूछा। जिसने भी पूछा ना, आप, मैं बताऊंगा, सवाल रिपीट करूंगा, मुझे एक होप जगह है। पिछले क्लास में मैंने मैडम से ये डिस्कस कर रहे थे कि मैडम मैंने फर्स्ट क्लास तो ली, लेकिन बच्चों का रेस्पॉन्स मुझे पता नहीं चल पाया कि बच्चे क्लास में कैसे है, और जब बच्चे अच्छे नहीं होंगे, कुछ पूछेंगे नहीं, जवाब नहीं देंगे, तो मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। मैडम ने कहा चिंता मत करो, उन्होंने 5-7 बच्चों 10 बच्चों का नाम लिया, उन्होंने कहा ये सब बहुत अच्छे हैं, धीरे धीरे करके खुलेंगे आपसे तो बात करेंगे आपसे। मैंने कहा ठीक है वेट करता हूँ मैं। तो आपने सही क्वेश्चन पूछा, आपने पूछा कि सर आप जो कह रहे हो कि लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योरशिप को तो कभी भी 100% यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है, तब तो लॉन्ग रन कभी हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल करेक्ट बात है, लॉन्ग रन कभी नहीं हो सकता है। लॉन्ग रन से प्लानिंग होता है, आपने कहीं पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, लॉन्ग रन क्या होता है, प्लानिंग। लॉन्ग रन कर्व को प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, समझ गए। जैसे कि आज आपने क्या सोच रखा है कि मैं इकोनॉमिक्स करूंगी या करूंगा, उसके बाद MA को एंट्रेंस करूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा, फिर मैं पता नहीं क्या क्या करूंगा, ये सब क्या आपका क्या, ये सब लॉन्ग रन है। लेकिन अभी क्या कर रहे हो आप, अभी बैठ के मेरे साथ पढ़ रहे हो, सिर्फ यही शॉर्ट रन नहीं है। मतलब अभी जो एक्चुअली में कर रहे हो 5-10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना, सेमेस्टर 2 पूरा इंटायरली क्या है, शॉर्ट रन है। मान गए बच्चे। तो लॉन्ग रन कभी एक्चुअली लॉन्ग रन कभी अचीव होता ही नहीं है। और जब कभी आप लॉन्ग रन को अचीव कर लोगे तो लॉन्ग रन किस में कन्वर्ट कर जाएगा, कम ऑन जल्दी बताओ, शॉर्ट रन बन जाएगा। तो लॉन्ग रन हमेशा फ्यूचर में होता है, शॉर्ट रन में कन्वर्ट कर जाता है, समझ गए। तो फिर कहोगे सर क्लासिकल थ्योरी तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, क्लासिकल थ्योरी गलत नहीं है, गलत नहीं है। हाँ। अलग लॉन्ग रन की बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आप अभी सेमेस्टर 2 कर रहे हैं, तो सेमेस्टर 3 आपके लिए क्या हो गया, लॉन्ग रन हो गया। सेमेस्टर 3 में जब पहुंच जाएंगे सेमेस्टर 4 क्या हो जाएगा, लॉन्ग रन हो जाएगा। तब आप प्लानिंग करेंगे उसका। जब ग्रेजुएशन कर लेंगे तो फिर PG की प्लानिंग करेंगे, सब करेंगे तो नौकरी की प्लानिंग करेंगे, नौकरी वाली शादी की प्लानिंग होगी, शादी हो तो फिर बच्चे की प्लानिंग होगी, यानी सो ऑन चलता रहेगा।
और जिंदगी आप लाइफ साइकिल अपने आप क्या कंप्लीट हो जाएगा। तो लॉन्ग रन कभी नहीं होता, हमेशा शॉर्ट रन होता है। आप मेरे ख्याल से फिलोसफिकल समझ गए ना क्या फिलोसफी है ये? राइट, हाँ समझ गए, फैंटास्टिक, समझ गए, बहुत अच्छा समझ गए। लॉन्ग रन हाइपोथेटिकल नहीं है, कह सकते हो कि अगर इंग्लिश में कहा जाए, लिटरेचर में कहा जाए तो हाइपोथेटिकल है, लेकिन लॉन्ग रन आपके प्लानिंग को अफेक्ट तो करता है ना? नहीं करता? बताओ, नहीं करता? नहीं करता। मैं जो बार बार बोलता हूँ कि ISLM मॉडल पढ़ो, आपको सेमेस्टर 3 में काम आएगा, तो मैं क्या कहने की कोशिश करता हूँ? ये शॉर्ट रन आपका लॉन्ग रन में काम आएगा, लॉन्ग रन इफेक्ट करता है आपको। और जानते हो एक मजेदार बात और, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्री, ये कीन्स या एडम स्मिथ, ये सारे डेवलप्ड सोसाइटी के पार्ट है। और ये जो इकोनॉमिक्स लिखी गई है वेस्टर्न कंट्रीज को ध्यान में रख के लिखी गई है, डेवलप्ड सोसाइटी को, वहाँ पे ये ज़्यादा सक्सेसफुल है, वहाँ पे ज़्यादा ये इंप्लीमेंट हो सकते हैं। हमारे कंट्री के लिए खासकर अभी नहीं हो सकता है, कुछ सालों बाद हो सकता है हमारे यहाँ भी हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ सब कुछ बहुत ज़्यादा है, अमीरी भी बहुत ज़्यादा है, गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ भी वो सब कुछ नहीं आया, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में क्या है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल काफ़ी ऊंची लेवल पे रहता है। समझ गए आपको? हमारे यहाँ जो, उसके यहाँ जो उनके यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो साइक्लिकल है, और हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्रॉनिक है। क्रॉनिक और साइक्लिकल समझते हो? साइक्लिकल होता है, जैसे मान लो कि अभी ठंड का मौसम आया और आपको थोड़ा सा सर्दी जुकाम सा हो गया, तो ये क्या है? ये साइक्लिकल सर्दी जुकाम है, कफ हो गया। लेकिन अगर एक बंदे को ना परमानेंट लाइफ में ही सर्दी जुकाम होता तो क्या हो गया उसके लिए? बताओ क्या हो गया? क्रॉनिकल हो गया। तो हमारे यहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये क्रॉनिकल है, ये परमानेंट डिजीज है, ये खत्म नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं खत्म हो सकता है? क्योंकि जितनी गवर्नमेंट या कोई सोसाइटी का बंदा अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेगा ना, उससे ज़्यादा डबल ट्रिपल तो पॉपुलेशन जनरेट हो जाती है। जब हम लोग स्कूल में थे तो हम लोग 90 करोड़ 80 करोड़ इंडियंस की बात करते थे। अब देखो स्कूल से यहाँ पहुँचते पहुँचते, हाँ, डबल से ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है। पूछिए, बोलिए जल्दी से, कुछ पूछ रहे थे कोई बच्चा? अरे कहाँ गया आवाज? तो शॉर्ट रन में क्या होता है? शॉर्ट रन में प्राइस फिक्स रहता है, ये सब बात आगे भी होगी। शॉर्ट रन में प्राइस क्या होता है? फिक्स, कांस्टेंट रहता है। राइट, ये बड़ा अच्छा डायग्राम आपने बना लिया होगा, मुझे लगता है शायद। राइट जी। आइए अब हम लोग अपना टॉपिक चेंज करेंगे। और जानते हो जितनी क्लासेस मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारे क्लासेस को हम वार्म अप क्लासेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वार्म अप क्लासेस। इनको मैं लिख देता हूँ कहीं पे, ये सारे वार्म अप क्लासेस है। क्योंकि अभी एक्चुअल में आपका जो सिलेबस है ना, एक्चुअल में सिलेबस, हालांकि ये भी तो सिलेबस का ही पार्ट है, लेकिन एक्चुअल सिलेबस जो एग्जाम में आएगा वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जो एग्जाम में आएगा उसको जानने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम है वो सब बातें आपसे हो रही है। ठीक है बच्चे, कोई पूछना चाहते हो पूछ लो, यहां तक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पूछो जल्दी से। नहीं पूछना चाहते? आगे बढ़े। चलिए मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूं। पूछूं क्वेश्चंस? बताइए, पूछूं? बताइए जी। शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स किसका फिलॉसफी है? किसने दिया है? केन्स ने। प्राइस फिक्स होता है किसमें? शॉर्ट रन में कि लॉन्ग रन में? जितने भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ते जाए लेकिन प्राइस में चेंज नहीं आया, किसमें? डिमांड कितना भी कर लो लेकिन प्राइस में चेंज नहीं आएगा, किसमें? शॉर्ट रन में। गवर्नमेंट पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी इज नीडेड इन शॉर्ट रन बाय Keynesian मॉडल। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्सो इंपॉर्टेंट। किसने कहा? Keynesian ने। मनी इज नॉट ओनली प्लेइंग द रोल ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, रादर मनी क्रिएटिंग व्हाट? डिमांड ऑल्सो इन द इकोनॉमी। हु सेड? केन्स ने। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स क्लासिकल है। डिमांड साइड इकोनॉमिक्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स क्लासिकल है। और नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट Keynesian। वर्टिकल सप्लाई कर्व कॉल्ड व्हाट? लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। एंड हॉरिजॉन्टल शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। क्या बात। अब एक छोटी सी बात और बताओ, जो बातें मैंने बताई है क्या ये सब बातें आप पहले से जानते थे?
कम ऑन जल्दी बताओ। नो सर। क्या ये जानना जरूरी था? क्या ये जानना जरूरी था? जानना जरूरी था, एब्सोल्युटली जानना जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत जानना जरूरी था। आपको अब कुछ कुछ इकोनॉमिक्स दिखने लगा हल्का हल्का सा। आपको लगता है कि आने वाले क्लासेस में मजा आने वाला है? यस सर, बिल्कुल आने वाला है। आइए जी, इतने क्वेश्चंस मैंने क्यों पूछे? क्योंकि जितना चीज मुझे पढ़ाना होता है उसमें से एक लेवल तक की पढ़ाई आज हो चुकी है, यहां तक की बातें हो चुकी है, यहां तक का बेस आपका तैयार हो चुका है। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, अब आपका एक्जैक्टली सिलेबस की बात होगी, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे वो सब बात होने वाली है जो आएंगे। राइट बच्चे, राइट। क्या होने वाला है सर? केनेशियन मॉडल, शॉर्ट रन एंड प्राइस कांस्टेंट लिख लीजिए यहाँ पे। अब ये बात करेंगे हम लोग, क्लासिकल के बारे में बात नहीं करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? केनेशियन मॉडल, केनेशियन मॉडल, और होगा बात करेंगे केनेशियन मॉडल मतलब शॉर्ट रन की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे? प्राइस की बात करेंगे। और प्राइस यहाँ क्या होगा बताओ, क्या होगा यहाँ पे? मैं नहीं बोलूंगा, बताओ। कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट होगा। अब सारा का सारा फोकस हमारा किस पे होगा? केनेशियन मॉडल पे होगा, केनेशियन थ्योरी पे होगा। राइट। और केनेशियन थ्योरी किसकी बात करता है? डिमांड साइड की, सप्लाई साइड की? तो यहां पे एक टर्म इस्तेमाल करेंगे हम, एग्रीगेट डिमांड। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहां पे किस डिमांड की बात करते हैं? डिमांड की बात करते हैं माइक्रो लेवल पे। अगर पूरे इकोनॉमी के डिमांड को ऐड कर दी जाए तो क्या कहलाता है वो? एग्रीगेट डिमांड। मैक्रो में हम किसी पर्टिकुलर गुड्स की बात नहीं करते हैं, किसी पर्टिकुलर मार्केट की बात नहीं करते हैं, जनरल गुड्स की बात करते हैं और जनरल मार्केट की बात करते हैं, ओवरऑल मार्केट बात करते हैं। क्या कहलाता है? एग्रीगेट डिमांड। और ये एग्रीगेट डिमांड की हम बात करेंगे क्योंकि हम एग्रीगेट सप्लाई की बात स्टार्टिंग में नहीं कर सकते कि कौन सा मॉडल हम पढ़ने वाले हैं? केनेशियन मॉडल। और वो डिमांड से स्टार्ट होगा। एग्रीगेट डिमांड जो होता है ना, वो टाइम का क्या होता है? फंक्शन होता है, एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एग्रीगेट डिमांड एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम पढ़ेंगे, पर्टिकुलर टाइम पीरियड। क्योंकि डिमांड का टाइम पीरियड से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं आज किसी बच्चों को माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 की क्लास दूं तो आप लोग में से कौन कौन बच्चा ज्वाइन करना चाहोगे? कोई नहीं। लेकिन आज से 3 महीना पहले देता तो, 2 महीना पहले तो, तब तो कुछ करते ना? क्यों नहीं बोलते? करते, क्योंकि एग्जाम एग्जाम खत्म थोड़ी हुआ था उस वक्त। 2-3 महीने पहले तो एग्जाम होने वाले थे। तो इसका मतलब है कि 2-3 महीना पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 की डिमांड थी, आज है क्या? नहीं है। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 2 की डिमांड है, क्या अगस्त के बाद डिमांड रहेगी इसकी? नहीं रहेगी। इसका मतलब डिमांड विद रेस्पेक्ट टू क्या होता है? टाइम होता है। टाइम चेंज होगा, डिमांड चेंज हो जाएगा। टाइम चेंज, डिमांड चेंज। देखते हो, जो टेलीविजन पहले आप इस्तेमाल करते थे, क्या वो टेलीविजन आप इस्तेमाल करते हैं? बताओ। नहीं करते। जो लैपटॉप पहले इस्तेमाल करते थे अब करते हैं? नहीं करते। हमेशा क्या होता है? टाइम के साथ इंप्रूवमेंट होता है और डिमांड अपने आप क्या होती है? चेंज हो जाती है। अब एक बात और बोलूंगा आपको, ये डिमांड करता कौन है? ये एग्रीगेट डिमांड करता कौन है? ठीक कहा आपने, कंज्यूमर डिमांड करता है। मतलब प्लेयर्स इन द मार्केट में लिखना चाहूंगा, प्लेयर्स इन द इकोनॉमी। और ये प्लेयर्स इन द इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। बता सकते हो कितने सेक्टर्स है इकोनॉमी में? हमारा जो इकोनॉमी है, पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी कितने सेक्टर्स में बटा हुआ है? कितने सेक्टर्स में? बताओ। 4 सेक्टर्स है। मैंने 3 लाइन ड्रॉ किया, आपको फंसाने की कोशिश करी कि मैं 3 लाइन ड्रॉ करता हूँ, कोई बोल देगा 3 सेक्टर्स है।
अच्छा क्या आपने 4 सेक्टर्स बताए, कौन कौन से बताओ? एक है हाउस होल्ड, दूसरा क्या है? फर्म, हाउस होल्ड एंड फर्म। फर्म के बाद क्या है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के बाद क्या है? बोलो। फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर है। ये पूरी इकोनॉमी इतने सेक्टर्स में बढ़ा हुआ है, और ये 4 सेक्टर से मिल करके हमारा एग्रीगेट डिमांड डिसाइड करता है। हाउस होल्ड जो डिमांड करता है वो क्या करता है? वो डिमांड कहलाता है कंजम्पशन डिमांड। कंजम्पशन, जो भी आप खाते पीते, ये सब 12th क्लास की बात है, जल्दी से समझिए इसको। और जो फर्म डिमांड करता है वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। और गवर्नमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, उसको जी से डिनोट करते हैं। और जो फॉरेन सेक्टर्स होता है जो डिमांड करता है उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है हमारे यहाँ का गुड्स डिमांडेड बाय द फॉरेन कंट्री। एक्सपोर्ट होगा तो हमारे यहाँ गुड्स का डिमांड होगा, और इंपोर्ट होगा तो हमारे यहाँ की गुड्स की डिमांड नहीं होगी, बल्कि फॉरेन का गुड्स का डिमांड होगा। अभी जब मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करता हूँ तो एग्रीगेट डिमांड्स ऑफ अपने ओन कंट्री बात कर रहा हूँ, एग्रीगेट डिमांड्स ऑफ डोमेस्टिक कंट्री बात कर रहा हूँ। तो बताओ एक्सपोर्ट से एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ेगी या घटेगी? एक्सपोर्ट से क्या होगा? इंक्रीज होगी। इंपोर्ट से क्या होगा? क्योंकि जब बाहर का सामान हम परचेज करेंगे तो ऑफकोर्स हम इंडिया का सामान क्या करेंगे? नहीं परचेज करेंगे, तो हमारे यहाँ डिमांड कम हो जाएगी। इसका मतलब हमारा जो डिमांड फॉरेन सेक्टर का होगा वो एक्स माइनस एम होगा, उसको एनएक्स बोलते हैं। एनएक्स का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। कंजम्पशन को सी से डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट करते हैं, जी को जी से करते हैं, एनएक्स को एनएक्स से करते हैं, इन सब को प्लस कर देते हैं। तो बता सकते हो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। क्या बात है, फैंटास्टिक। अगर अब आपसे कहीं पूछा जाए कि एग्रीगेट डिमांड क्या है तो क्या कहोगे? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। मान गए? ये क्या हो गया? एग्रीगेट डिमांड हो गया। एग्रीगेट डिमांड हो गया, राइट सर। इस तरह से देखा आपने, मैंने एक साथ आपको 4 सेक्टर डिस्कस कर लिया, लेकिन जब मुझे आपको समझाना है तो धीरे धीरे करके समझाएंगे। पहले 2 सेक्टर्स की बात करेंगे, तो 2 सेक्टर्स में एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? सी प्लस आई होगा, क्योंकि हम 4 सेक्टर को एक साथ इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे आपको। अगर 3 सेक्टर्स की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? सी प्लस आई प्लस जी होगा। 3 सेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी आपने फॉरेन को इन्वॉल्व नहीं किया आपने। अगर हम 4 सेक्टर्स की बात करें तो वो हो जाएगा फिर आपका सी प्लस आई प्लस जी, और ये इकोनॉमिक्स क्या होगा? ओपन इकोनॉमी। जो दुनिया भर के सारे कंट्री आजकल ओपन इकोनॉमी ही है, प्लस एनएक्स होगा। लेकिन आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर वो कहाँ तक आते हैं? 3rd सेक्टर तक आते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं 4th सेक्टर भी साथ साथ पढ़ाई दूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक एनएक्स ही तो होता है और कुछ होता ही नहीं वहाँ पे। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं आपके सिलेबस में? 3rd सेक्टर तक ही क्वेश्चन आते हैं। अब आगे आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं? एग्रीगेट डिमांड को एक साइड रखेंगे, एग्रीगेट डिमांड हम एक साइड रखेंगे, और जो हमारी आउटपुट है जिसको हम y से डिनोट करते हैं उसको एक साइड रखेंगे, और इन दोनों कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? कि अगर y इक्वस टू AD हो जाएगा, मतलब आउटपुट इक्वस टू डिमांड हो गया, मतलब ये हमारा डिमांड है, ये हमारी आउटपुट है SRAS, और ये हमारी क्या है? डिमांड है, और ये इक्वल है। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? y इक्वस टू AD हो रहा है ना? ये प्राइस फिक्स है, तो इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। बोलेंगे? क्यों नहीं बोलते हो? अगर मेरे पास y ज़्यादा हो जाए तो फिर बताओ क्या होगा? इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया? इन्वेंट्री ज़्यादा हो गया।
नहीं हो गया? इसका मतलब ये इट लीड्स टू व्हाट? अनप्लान इन्वेंट्री, अनप्लान्ड स्टॉक। क्योंकि आपने आउटपुट किया इस उम्मीद से कि हमारा सेल हो जाएगा, डिमांड हुआ नहीं, कुछ बच गया तो अनप्लान्ड हो गया। अगर y इससे कम हो जाए, ठीक है जी, तो भी क्या हो गया हमारे पास स्टॉक की शॉर्टेज हो गई, तो ये अनप्लान्ड स्टॉक की डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ये भी अनप्लान्ड हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। हमारे पास जो पहले से पड़ा हुआ स्टॉक है उसको मुझे खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि क्या हो गया, हमारी आउटपुट सफिशिएंट नहीं है। ये दोनों सिचुएशन ठीक नहीं है। हमारे पास गुड्स पाइलअप हो वो भी ठीक नहीं है, हमें पहले के रिजर्व खर्च करना पड़ जाए वो भी ठीक नहीं है। सिचुएशन बेस्ट क्या है? y इक्वस टू AD। इन सारी कहानियों के बारे में बात होगी। और क्या बात होगी? y क्या होता है और YD क्या होता है, इन सारी कहानियों के बारे में बात होगी। YD को हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? सेविंग फंक्शन क्या होता है? जब फंक्शन की बात करते हैं उसके ग्राफ क्या होते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं। ये सब टॉपिक्स मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आपको बताओ क्यों बता रहा हूं। क्योंकि इसके बारे में और ऐसे बहुत सारे और टॉपिक्स के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।